मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार गिरावट चल ही रही है, लेकिन आज बाजारों में आपने जो लार्ज कैप है वहां पर भी बड़ी गिरावट देखी है। पूरा इंडेक्स एक भयंकर गिरावट की शिकार रहा है। पूरे मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या कारण है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो ये क्रैश हुआ है इसका क्या कारण हो सकता है। आने वाले वक्त में क्या इस तरह के क्रैशेज अभी और चल सकते हैं। साथ में इंडेक्स को अगर हम छोड़ भी दें, क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपके पॉजिटिव साइड पे आने की उम्मीद बन रही है। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे कि क्या मार्केट बाई ऑन डिप की है, क्या निचले स्तरों पर बाजारों में आपको स्टॉक खरीदने चाहिए। इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्केट में आपने आज एक ठीक ठाक सी एक अच्छी गिरावट देखी है। निफ्टी की अगर बात करिए तो 25,960 पर क्लोज हुई है, जहां पर निफ्टी शुक्रवार को जो है जो उन्होंने हाई लगाया बाजार ने, करीब 26,200 के आसपास का हमारा हाई था। 26,200 आरबीआई के पॉलिसी के जस्ट पहले जो मैंने वीडियो किया था उसमें ये बताया भी था कि 26,200 250 एक रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद वहां से एक देखना पड़ेगा कि हमारा वीकेंड किस तरह से गया, किस तरह से हमें रूस के साथ डील मिली या नहीं मिली है। और मार्केट में जो आज गिरावट है उसके कई पहलू हैं, जिसमें एक बड़ा पहलू रूस जरूर है, लेकिन साथ में और भी पहलू हैं। हाँ, मार्केट में जो गिरावट हुई है वो मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर रूप से दिखाई पड़ती है। चूंकि एडवांस डिक्लाइन अगर आप बात करें 250 पॉइंट निफ्टी के गिरने में वो बात नहीं है, लेकिन मिड कैप में जो 1.5-2% और स्मॉल कैप में जो बड़ी गिरावट हुई है उसके नाते जो आपके पोर्टफोलियोज हैं वहां पर एक बड़ा डेंट लगा है। यहां पर एक बात अगर आपको बताया जाए, जो एवरेज पोर्टफोलियो फॉल हुआ है 20 अक्टूबर से लेकर के, जहां पर एवरेज फॉल उन पोर्टफोलियोज में जिनको नॉर्मल पोर्टफोलियो यानी जिनका बीटा लगभग 1, 1.25, 1.5 के आसपास के बीटा के पोर्टफोलियो मिड कैप का अगर आप बनाए हैं 20 अक्टूबर की डेट से, तो वो करीब करीब जो है 5% घटा है पिछले 1 सवा महीने के अंदर। और अगर बीटा थोड़ा हाई है यानी थोड़े ज्यादा बीटा हाई बीटा स्टॉक्स हैं उसमें, तो करीब 7% तक का एवरेज फॉल मिड कैप और स्मॉल कैप के बने पोर्टफोलियोज में 20 अक्टूबर से लेकर अब तक देखने को मिला है। तो आज की बाजार गिरी है, इसका एक बात अलग है, लेकिन अगर आप 20 अक्टूबर से भी देखिए और एक एवरेज फॉल देखिए 20 अक्टूबर से, तो वहां पर भी जो नंबर है वो 5% टोटल पोर्टफोलियो मीडियोकर टाइप का, जिसमें 1.5 के आसपास, 1.20 के आसपास आपका जो है बीटा है, और अगर बीटा हाई है तो 7, 7.5, 8% का फॉल हुआ है। यानी मार्केट भले ही जब ऊपर जा रही थी तो भी इंडेक्स लेवल पे, लेकिन मार्केट में जो अंदर अंदर जो स्टॉक्स हैं वहां पर हालत खराब थी, वो गिर ही रहे थे। और अब जब आज बाजारों में जिस तरह से गिरावट हुई है उसके बाद और बड़े फॉल आपको देखने को मिल रहे हैं। आज अगर मार्केट में टोटल ट्रेड की बात करिए, करीब 2600 स्टॉक्स हैं जो नीचे गए हैं, करीब करीब 3246 स्टॉक जहां ट्रेड हुए। जो मेन स्ट्रीम मार्केट है मात्र 570 स्टॉक के आसपास हैं जो ग्रीन में क्लोज हो पाए। तो बाजारों में जो गिरावट है वो काफी है। अपर सर्किट लोअर सर्किट हर जगह अगर आप 52 वीक के लोज देखिए, करीब 450 स्टॉक्स में ये बनी है। मिड कैप स्मॉल कैप की जो गिरावट है उसमें ज्यादा दिखाई पड़ती है, और इसके नाते जो मार्केट का टोटल फॉल है पोर्टफोलियो के हिसाब से वो ज्यादा दिखता है। मैंने कहा रूस के साथ अगर कुछ हासिल होगा तो वीकेंड वो नहीं हुआ। एक्चुअली जब भारत आए पुतिन, और भारत पुतिन चले भी गए, बहुत ज्यादा उसमें कुछ समझ नहीं आए कि कोई डील हुई नहीं हुई है। डिफेंस सेक्टर जिसको बड़े डील की उम्मीद बिल्कुल लगाकर बैठा था कि हमें सुखोई 57 या बाकी चीजों पर हमको एक क्लियरिफिकेशन मिलेगा, कोई डील नहीं हुई है, कोई ऑफिशियली डील साइन ही नहीं हुई है। जो टोटल आउटकम आया है रूस के साथ वहां पर 16 समझौतों की बात है, लेकिन जो 16 समझौते हैं उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई बड़े समझौते नहीं है। मेमोरेंडम ज्यादातर साइन किए गए हैं, एमयू ज्यादातर साइन हुए हैं। वहां पर थोड़ी बहुत चीजें जो की गई हैं उसका मार्केट से कोई खास संबंध नहीं है। जैसे भारत जो है ई वीजा देगा रूसी नागरिकों को, भारत के लोग रूस जाएंगे वहां पर जॉब करने के लिए, तो ये सब बाजारों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। डिफेंस की कोई डील नहीं आई, वो एक बड़ी चीज थी, क्योंकि डिफेंस की डील के लिए मार्केट परेशान था, उम्मीद लगाए बैठा था कि डिफेंस का कोई डील आएगा। न सिर्फ क्रूड को लेकर के कोई बात नहीं हुई है कि हम क्रूड किस तरह से हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, बंद वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और वो क्लियरिटी नहीं होना मार्केट में पहला पैनिक क्रिएट करता है कि अल्टीमेटली जिसके नाते बाजार ऊपर गए थे वो हासिल कुछ हुआ नहीं। पिछले 2-3 दिनों की जो तेजी थी जो आपने पिछले हफ्ते में देखी थी बुधवार के बाद, तो वहां पे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो पूरा का पूरा फॉल हुआ। क्योंकि अगर आप पिछले हफ्ते बुधवार की बात करिए, तकरीबन मार्केट
25,900 के आसपास में थी और वहीं से 26,200 तक हमने इजाफा देखा था। आरबीआई ने जो रेट कट किया था वो एक दिन की बात, उसके बाद मार्केट वापस से रुपए के ऊपर ध्यान लगाएगी और रुपया जो है आज अपने वापस से नए लोज के आसपास गया है। जिस तरह से बयान आया एफएम का रुपए को लेकर के, उन्होंने बोला मार्केट फोर्सेज जो हैं वो रुपए का दाम तय कर लेंगी, तो इससे ये दिखाता भी है कि जो सरकार है उसका रुपए को डिफेंड करने की कोई खासी इच्छा नहीं दिख रही है। मीडिया डिस्कोर्स इस तरह से बनाया जा रहा है कि रुपया कमजोर होगा तो हमें एक्सपोर्ट करने में लाभ मिलेगा, चाइना का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या? जिस देश के साथ एक्सपोर्ट करते थे उसके साथ 9% हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी घटा है, जो अमेरिका है। लेकिन वहीं पर अगर आप चाइना की बात करिए तो चाइना का इस साल का 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है उनका। अमेरिका के संदर्भ में उनका एक्सपोर्ट जरूर कम हुआ है, लेकिन वो एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल ही गलत है। भले ही आप किसी भी सन में चले जाइए और एग्जांपल दीजिए कि जो है उन्होंने अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया, उसके नाते एक्सपोर्ट बढ़ गए, लेकिन उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि हमारे देश में भी कम होती है। हम असेंबलिंग कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कोर हमारी है ही नहीं। तो अल्टीमेटली रुपए का जो प्रेशर है वो मिड कैप स्मॉल कैप पर ज्यादा होता ही है। रुपए को लेकर के एक स्पेसिफिक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत डिटेल समझाया था कि 1 रुपए के कमजोर होने से क्या फर्क पड़ता है और मिड कैप स्मॉल कैप पर उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा क्यों होता है। और इसीलिए जैसे रुपया घटना शुरू हुआ है आज दिन के दौरान, आपने लगातार जो है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी है और ये गिरावट आगे भी रह सकती है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं भले इंडेक्स आपकी तेजी दिखा दे, भले ही निफ्टी यहां से जिन जगहों पे आप ट्रेड हो रहे हैं 25,900 के इर्द गिर्द सपोर्ट बनाए, 25,800 850 बड़े सपोर्ट बाजारों के लिए रहे हैं निफ्टी के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि आपका डीएलएफ आपका या बाकी और स्टॉक्स जो आपके मिड कैप स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां रिकवरी होने लगेगी। उसकी संभावनाएं कम बन रही हैं। 2 कारण और भी है रुपए का, एक तो लगातार टूटना, विक्स जो अपने ऐतिहासिक लोज के इर्द गिर्द पहुंच गया, दोबारा 10 के आसपास चला गया था, आज उसमें करीब 10% 11% की तेजी देखने को मिली है। विक्स की जो तेजी है ये थोड़ा मार्केट को और डराएगी, मार्केट की जो गिरावट है उसकी तरफ जरूर और प्रेशर क्रिएट कर सकती है। विक्स ऑल टाइम लोज के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है। पोर्टफोलियो अपने खासे प्रॉब्लम्स की हिसाब से देखें तो इस साल के लोज के इर्द गिर्द में आप पोर्टफोलियो की हालत देख रहे हैं, तो मार्केट बहुत डायलेमा में है और ये मार्केट जो है बहुत कंफ्यूज करेगी। तो एज अ ट्रेडर अगर आप हो तो इंडेक्स आपके लिए ठीक है, इंडेक्स आप ट्रेड कर सकते हो। बड़े दायरे में निफ्टी ट्रेड हो रही है, जहां ऊपर की साइड में 26,200 250 एक रेजिस्टेंस बनता है, नीचे की साइड में 25,800 850 एक बड़ा सपोर्ट बनता है। तो इंडेक्स लेवल पर तो मामला ठीक है। इंडेक्स अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं 800 750 बहुत बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं, उसके इर्द गिर्द हम पहुंचे हैं, रिकवरी भी हो सकती है, यहीं कहीं से मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक जो फॉल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे मार्केट ऊपर जाती है तो वो थोड़ा थम जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाती है स्टॉक स्पेसिफिक फॉल और बढ़ जाता है। रुपए का कारण भी रहा। साथ में जो मिड कैप स्टॉक हैं, जिस तरह से सरकार ने इंडिगो को लेकर के आज बयान दिया मिनिस्ट्री ने कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, अब उसके लिए लेकर के वो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल सेट होगा या सिर्फ ये बयान है, लेकिन मार्केट निश्चित रूप से इस तरह के क्योस से डरती है। यहाँ पर मीडिया डिस्कोर्स जो ट्विटर पर या बाकी जगहों पर रहा है कि जो मोनोपोली वाले स्टॉक्स हैं या मोनोपोली जिन क्षेत्रों में बिजनेस में क्रिएट हो रही है उसको कम किया जाए। बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर मोनोपोली की स्थिति दिखती है, जैसे आप अगर बाकी जगहों पे बात करिए डिफेंस में तो मतलब यूं कहिए जो एयरपोर्ट हैं, मैनेजमेंट एयरपोर्ट का जो है कुछ एक कंपनियों में जिसमें अदानी समूह है और जीएमआर समूह है तो उन्हीं के हाथ में है, तो वहां पर ड्यूल पोली दिखती है। आप अगर बात करिए एविएशन का तो 64% जो है इंडिगो के पास है, तो वो एक प्रकार की ड्यूल पोली या ट्रिपल, ज्यादा से ज्यादा 2-3 कंपनी है, लेकिन एक कंपनी का काफी बड़ा वहां पे अधिकार दिखता है। साथ में अगर आप बात करिए टेलीकॉम का तो वहां पर भी कुछ डियोपोली जैसी स्थिति भारतीय और जो है जियो के साथ दिखता है। ऐसे कई और भी एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। जैसे सोलर का क्षेत्र अगर देखिए तो एक बड़ी कंपनी लगातार जो है, एक ही समूह है जो सोलर सेक्टर में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। जिस तरह से एनर्जी डिमांड की बात चल रही है, खैर इस पर किसी अलग वीडियो में मैं डिटेल चर्चा जरूर करूंगा मोनोपोली स्टॉक्स के साथ आगे क्या हो सकता है। लेकिन जो एक बात कही गई है तो हो सकता है मीडिया डिस्कोर्स जिस तरह से चला है
से उम्मीद इसकी बहुत कम है। फिलहाल मेरे को तो बहुत ही कम उम्मीद है कि इस तरह की कोई आने वाले वक्त में पॉलिसीज बनेगी कि मोनोपोली या ड्यूल पोली तोड़ी जाएगी, लेकिन उम्मीद मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से मीडिया डिस्कोर्स बना है, हो सकता है अगले 8-10 दिन के लिए ही वो मीडिया डिस्कोर्स हो, सरकार उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे। लेकिन अगर ध्यान देती है तो फिर जो कुछ प्रमुख कंपनियां हैं उनके जो बिजनेस मॉडल हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, और वो भी एक मार्केट के लिए तो थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करता है, और उसके नाते भी बाजारों में आपने गिरावट देखी है। तो आज जो बाजार की गिरावट है, जो बड़ी गिरावट है, वो न सिर्फ रूस के नाते बल्कि रुपए के नाते और जिस तरह से मीडिया डिस्कोर्स खड़ा हुआ है अलग अलग सेक्टर को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, यूं कहिए जिस तरह से आपने देखा है बाजारों को कि एक क्षेत्र में ही काम नहीं करेंगी एक ही कंपनी, तो उन सारे बिंदुओं के नाते मार्केट में अलग अलग पॉकेट्स में गिरावट रही है, अलग अलग प्रेशर क्रिएट हुआ है। मेन स्ट्रीम मार्केट जो रिलायंस या जो एचडीएफसी जैसी कंपनियां चलाती हैं, यानी उनके कंधे पर जब बाजार चलती है वहां पर प्रेशर रहा है। आज एचडीएफसी लाइफ को लेकर के, यानी एचडीएफसी समूह को लेकर के भी, इंश्योरेंस को लेकर के जो खबरें रही हैं उसमें एचडीएफसी लाइफ का जो टोटल आउटपुट है, यानी जो उनका आउटलुक है आने वाले वक्त के लिए, वो खराब है, बहुत अच्छा उन्होंने आउटलुक नहीं दिया है, तो वो भी क्रिएट करता है। तो कई सारी अलग अलग बिंदु रहे हैं बाजारों की गिरावट के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें मार्केट खराब लग रही है। बाजारों में मार्केट खराब लग रही है का मतलब इंडेक्स लेवल पे नहीं है। इंडेक्स इज ओके, इंडेक्स चल जाएगा, इंडेक्स संभला रहेगा, इंडेक्स में कोई त्राहिमाम नहीं मचेगा। लेकिन अगर आप डिफेंस, अगर आप बहुत छोटी कंपनियां, अगर आप बहुत ज्यादा मिड कैप कंपनियों में बिगर चार्ट देखे रहते हैं, बाई किए हैं, कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि अगर आप इस टाइप की कंपनीज में बाजारों की गिरावट में एवरेजिंग कर रहे हैं, निचले स्तरों पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको और ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो और भी फॉल करता रहे। तो ये एक दिन की बात नहीं है कि आज बाजारों में गिर गई हो गई, ये लगातार आने वाले वक्त में भी इसी तरह की संरचनाएं बनेंगी। आने वाले वक्त में भी आपको यही सेम पैटर्न बार बार उभरते हुए देखने को मिलेंगे कि आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप चार्टिंग के आधार पर ही स्टॉक्स को लीजिए, और जहां पर स्टॉप लॉस जा रहा है निकलिए उससे, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। टॉप से कोई भी स्टॉक कितना नीचे जा सकता है इसका कोई मानक नहीं होता है। अल्टीमेटली बाजार अगर गिर रही है, और अगर आपका पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा है, बाजार इज डिफरेंट, स्टॉक इज डिफरेंट, बट अगर आपका स्टॉक अगर गिर रहा है तो वो और गिरता चला जा सकता है। उसमें अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल को लगातार देखे हुए हैं, पिछले 1 महीने में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहां पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताई है कि वो कुल 20-22 स्टॉक्स खरीद रहे हैं, पी में से भी बहुत सेंट्रिक स्टॉक्स खरीद रहे हैं। कारण उसका ये है कि उनका अलग अलग सबका व्यू है और अलग अलग जगहों पर वो बाइंग हो रही है ताकि इंडेक्स ठीक रहे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया था कि प्रमोटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत सारे FIIs की तरफ से सेलिंग है ही है। तो अल्टीमेटली मार्केट को इस समय कोई खरीदना नहीं चाहता, और रिटेलर भी अब उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस क्वार्टर के जो नंबर आए हैं वो भी काफी खराब है। फिर मैंने कहा चूंकि एक ही सब वीडियो में सारी बातें नहीं रख सकता हूं, तो अगली वीडियोस में मैं उन नंबर्स को आपके सामने रखूंगा कि रिटेलर इस क्वार्टर में भी सबसे ज्यादा सेलर के रूप में बढ़ रहे हैं। तो रिटेल पब्लिक भी अब बेचने की तरफ देखने लगी है। तो बहुत सारे कारण है जिसके नाते आने वाले वक्त में भी मार्केट जो है इंडेक्स लेवल पे भले ठीक ठाक लग जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो फॉल है वो आगे भी जारी रह सकता है। तो ये अभी फिलहाल एज ए निवेशक आपको बहुत पैनिक लेनी पड़ेगी, बहुत परेशानी लेनी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है इस मार्केट में आप जल्दी पैसा कमा लेंगे या जल्दी आपको जल्दी पैसा बनेगा। तो काफी आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है और काफी ज्यादा अब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो लोग जो 2020 के पहले थे बाजारों में, जो थोड़ा बहुत पढ़ा के बाजार में काम कर रहे थे, उनका फिर भी पैसा बना था और वो अभी भी बनाएंगे। जो उसके बाद आए, जिन्होंने कोई मार्केट साइकिल खासी नहीं देखी है, बिना पढ़े पढ़ाए काम कर रहे थे, तो उनके लिए अब ये बाजार नहीं है। पिछले 1 साल और शायद अगला भी 1 साल नहीं रहेगा। यानी अभी आपको सच में मार्केट को पढ़ना पड़ेगा, सच में चार्ट देखने पड़ेंगे। कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी सुन लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे, मार्केट आपको लगातार धोखा देगी, लगातार गिरावट देखेंगे। क्योंकि स्टॉक्स में जो गिरावट है, आज भी अगर आप बात करिए तो इंडिगो 9% चला गया, डेटा पैटर्न 8% चला गया, कोई 6%, 7%। ये जो परसेंटेज है ना, वो मंदी के साइड में 3-4% बहुत आसान है। कोई भी स्टॉक 4% घट जाता है, कोई भी स्टॉक 300 पे खुलता है 296 पे क्लोज हो जाता है, 3% डाउन हो जाता है। तो 3-5% गिरना बहुत नॉमिनल हो चुका है इस बाजार में, और ये निश्चित रूप से परेशानी आगे भी क्रिएट करेगा, चाहे आप जो करें।
तो इसमें ज़रूरी ये है कि अभी आप खरीदने से बचें, वेट करें, कोशिश करें कि एवरेजिंग बिल्कुल नीचे ना करें, बिल्कुल चार्ट देख करके काम करें और पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अल्टीमेटली पढ़ करके काम करने की ज़रूरत ज़रूर है और जहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, वहाँ पर स्टॉक से निकलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो फिर आपका लॉस भी बढ़ता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चूँकि बहुत सारा अलग-अलग डिफरेंट कंटेंट मैं आपके सामने लाऊँगा, डिफरेंट चीज़ों पर बात करेंगे, डिफरेंट अप्रोच आपको समझाते रहेंगे। मेरे चैनल पे अलग-अलग वीडियोज़ आते रहते हैं, तो अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कुछ प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, हो सके तो शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। मैं आपसे मिलूँगा कल नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।